हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा भवन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्णमाला, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहां पर हिंदी पूछा जाए और वर्णमाला के क्वेश्चन ना हो। तो यह आपके लिए हैंड राइटिंग में लिखा हुआ नोट्स है, तो आशा करता हूँ अच्छा लगेगा। अभी इतने संसाधन नहीं हैं कि टाइपिंग वाले नोट्स उपलब्ध कराए जाएं, तो आशा करता हूँ अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। वर्णमाला है क्या? तो वर्णमाला जानने से पहले हम लोग जानेंगे भाषा के बारे में। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो भाषा जो है संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का मतलब होता है बोलना। भाषा का मतलब होता है बोलना। तो भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य। बोलना अथवा कहना भी कह सकते हैं, ठीक। तो भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य, ठीक। वाक्य से छोटी इकाई क्या है? उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई पद। और पद से छोटी इकाई अक्षर। और अक्षर को ही ध्वनि या वर्ण कहते हैं, ठीक। जैसे अभी हम राम शब्द लिखे ना, जैसे राम शब्द लिखा गया ना, राम में क्या है? दो अक्षर हैं, रा और म। लेकिन इसी राम में पूछा जाए कितने वर्ण हैं, तो र धन अ धन म धन अ, कितना हो जाएगा? 4 वर्ण हो जाएंगे, ठीक। तो यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? ध्वनि या वर्ण हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला है क्या? तो वर्णमाला जानने के पहले हम लोग जानेंगे वर्ण क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। ध्वनि को ही क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णमाला, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, 10 स्वर 35 व्यंजन एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं, 13 स्वर 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन। आइए चल के देखते हैं कौन कौन से हैं। स्वर में कौन कौन से हैं? अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अ अह। तो मूल रूप से कितने स्वर हैं? 10 हैं। उसी में री और अह 3 मिलकर क्या हो गए? 10 3 13, ठीक। अब व्यंजन, तो व्यंजन के बारे में देख लिया जाए। तो व्यंजन क्या है? क वर्ग क ख ग घ अंग। च वर्ग च छ ज झ इया। ट वर्ग ट ठ ड ढ अड़ा। ड और ढ, इसी में ड और ढ द्विगुण व्यंजन आ जाते हैं, जिनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। उसके बाद त वर्ग है त थ द ध न। उसके बाद आता है प वर्ग प फ ब भ म। तो यानी क से लेकर म तक के व्यंजन जो हैं वो वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि ये 5-5 अक्षरों में बटे हुए हैं। फिर आगे चल के है अंतस्थ। अंतस्थ के अंतर्गत आता है आपका य र ल और व। उसके बाद उस व्यंजन किसको कहते हैं? स ख स ह। इस प्रकार 33 प्लस द्विगुण व्यंजन दो मिलकर पूरा क्या हो गए? 35 हो गए। संयुक्त व्यंजन क्या है? छत त्रंग ज्ञ स्र। वैसे तो उसको व्यंजन न तो स्वरों में गिनते हैं न तो व्यंजनों में, तो संयुक्त व्यंजन जानते रहेगा छत त्रंग ज्ञ और स्र, यानी कि कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान। तो वर्णों का उच्चारण स्थान हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। वर्णों का उच्चारण स्थान देखेंगे। तो उच्चारण स्थान में क्या है? मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है, ठीक। तो इसके लिए पाणिनि जी ने
पाणिनि जी ने सूत्र दिया है, बहुत ही अच्छा सूत्र है। तो इस सूत्र के माध्यम से हम लोग अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आजीवन याद रहेगा। नहीं तो वैसे क्या होता है, रटने में हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन आता है भूल जाते हैं। तो एक बार सूत्र से देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके लिए पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ कैसे समझेंगे? अकु में अ क्या है? आ। किसका द्योतक है? आ का। कु मतलब क्या होता है? कु मतलब होता है क वर्ग। कु मतलब क वर्ग। क वर्ग मतलब क ख ग घ अंगा। और विसर्जनीय यानी कि विसर्ग, तो विसर्ग है तो एक कंठ वर्ड है, यानी कंठ के अंतर्गत आते हैं। अगला है ईचु यसा नाम तालु। ईचु यसा नाम तालु। ईचु यसा नाम तालु में ई क्या है? ई चू मतलब च वर्ग, ठीक, च छ ज ज इया। उसके बाद यह है और स है, तो यह और स तालव्य वर्ड यानी कि ताल से बोले जाते हैं। आगे है री टू रसाणाम मूर्धा। री टू रसाणाम मतलब री हो गया। टू मतलब ट वर्ग। देखिए ठीक, टू र और स। देखिए री हो गया, री टू अर्थात ट वर्ग, ट अड़ा और र और स क्या है? मूर्धा है। कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धन्य से, ठीक, मूर्धा से। उसके बाद नेक्स्ट है लृ तु लसा नाम दंत। लृ तू अर्थात त वर्ग, त थ द ध न ल और स कहाँ से बोले जाते हैं? दंत से, दंत वर्ड हैं, ठीक। अगला है उपपदमानीय नाम ओष्ठव। उपपदमानीय यानी उ पु मतलब प वर्ग, प म। उपधमानी, ये तो आपके संस्कृत में है, उपधमानी बोला जाता है। प और फ के पहले अर्ध विसर्ग लग जाना ही उपधमानी कहलाता है। ओष्ठ वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अगला है इय म अंगा अड़ा न नाम नासिका च। इय म अंगा अड़ा न अनुनासिक वर्ड हैं, नासिका से बोले जाते हैं। ए दैतो कंठ ताल। ए क्या है? कंठ ताल वर्ड हैं, कंठ ताल से बोले जाते हैं। ओ दैतो ओ औ कंठोष्ठ वर्ड, कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम, वह क्या है? दंतोष्ठ वर्ड है। नासिका अनुस्वारस्य, नासिका जो है, नासिका से क्या बोला जाता है? अनुस्वार बोला जाता है, यानी नासिक वर्ड क्या होते हैं? अनुस्वार। जिह्वा मूली का अनुस्वार होता है, तो हम लोगों को जानना नहीं है, संस्कृत का है। तो चलिए देखते हैं आगे। स्वर है क्या? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वावेल्स। तो स्वर वे हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या क्या मानी गई है? 13। उच्चारण की दृष्टि से कितने स्वर हैं? 10 स्वर हैं। तो हम लोग इसके पहले देख चुके हैं। तो आ ई उ ए ओ औ स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों को वर्गीकरण में देखेंगे मात्रा अथवा उच्चारण काल के आधार पर ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में क्या हो? कम समय लगे, जिनके उच्चारण बहुत कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है आपका अ ई उ और री। दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें आता है आपका अ ई उ ए ओ औ, ठीक। उसके बाद आता है
प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसी को पुकारने या नाटक को संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें वर्तुल रेखा की तरह बीच में ऐसे ऐसे बना रहेगा, ठीक। तो किसी को पुकारने या नाटक को संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको एक प्रकार से ऐसे भी जानते हैं, ह्रस्व स्वर एक जिसमें एक मात्रा का समय लगे, दीर्घ स्वर जिसमें 2 मात्रा का समय लगे, प्लुत स्वर जिसमें 3 मात्रा का समय लगे, ठीक। तो अगला देखते हैं, जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर क्या है? जिसके उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करे, अग्र भाग काम करे, उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ए ऐ, ठीक। तो इसके उच्चारण में जीभ का क्या कर रहा है? अगला भाग काम कर रहा है। मध्य स्वर जिसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करे, अ, तो जीभ क्या करे? एकदम शांत हो गई है ना, मध्य भाग काम कर रहा है, ठीक। पश्च स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करे, अ, उ, ओ, ओ, ठीक। अगला है मुख विवर खुलने के आधार पर। मुख विवर खुलने के आधार पर, तो इसमें क्या है? विवृत होता है, अर्ध विवृत होता है, अर्ध संवृत होता है और संवृत होता है। तो विवृत मतलब मुख द्वार जब क्या हो? पूरा खुलता है, आ। मुख द्वार जब पूरा खुलता है, जिसे आ बोलते हैं ना। अर्ध विवृत क्या है? मुख द्वार आधा खुलता है, अ, ऐ, औ, अ, ठीक। अर्ध संवृत क्या होता है? मुख द्वार आधा बंद रहता है। इनके उच्चारण मुख द्वार क्या होता है? आधा बंद रहता है, ए, ओ। संवृत ई, उ। इसमें क्या होता है? मुख द्वार लगभग बंद सा रहता है। अगला है ओठों की स्थिति के आधार पर देखेंगे, तो ओठों की स्थिति के आधार पर होता है अवृतमुखी और वृत्तमुखी। अवृतमुखी अ, ई, ए, अ, ई, ए। इसमें क्या होता है? ओठ वृत्ताकार नहीं होता। वृत्तमुखी क्या है? इसमें ओठ को क्या होगा? वृत्ताकार हो जाएंगे, उ, ओ, ठीक। फिर अगला है हवा का नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, ठीक। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, तो इसमें होता है निरनुनासिक मौखिक स्वर, अ, ई आदि, यानी कि जिनके उच्चारण में क्या करें? हवा नाक से ना निकले, केवल मुंह से निकले। अनुनासिक में क्या होता है? हवा मुंह और नाक दोनों से निकलता है, ई। तो जब नाक से बोलते हैं तो ओ अनुनासिक होता है। घोषत्व के आधार पर, तो घोषत्व के आधार पर हम लोग देखेंगे स्वर तंत्रियों में कंपन जब हो जाए तो क्या होता है? वो घोष वर्ण होता है। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। प्राणत्व के आधार पर, प्राण का अर्थ वायु होता है, सभी स्वर क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं और सभी स्वर क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। अब देखते हैं व्यंजन, कॉन्सोनेंट। तो व्यंजन कहते किसे हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। परंपरागत रूप से व्यंजन 33 है।
द्विगुण व्यंजन ड और ढ को जोड़ देने पर इनकी संख्या क्या हो जाती है? 35 हो जाती है। व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन कैसे कहते हैं? तो कादयोम अवसाना है, स्पर्शा है। संस्कृत में कहा गया क से लेकर म तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकले, उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक, कादयोम अवसाना स्पर्शा, क से लेकर म तक के व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उच्चारण स्थान, आघोष, अल्पराड़, आघोष। देखिए जैसे वर्ग है, उच्चारण स्थान आघोष अल्पराड़, आघोष महाप्राण, साघोष अल्पराड़, साघोष महाप्राण, साघोष अल्पराड़ नासिक। ठीक, तो जैसे आघोष कहते किसे हैं? पहले हम लोग ये जान लेते हैं आघोष कहते किसे हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय क्या हो जाए? मुंह में मुख ध्वनि का कंपन ना हो, उसे क्या कहते हैं? आघोष। यानी स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न ना हो, उसे कहते हैं आघोष। और जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो जाए, उसे साघोष कहते हैं। जैसे क ख ग घ अंगा बोलते हैं ना, क ख ग घ अंगा, तो क ख तो धीरे धीरे चले हम लोग, फिर ग घ अंगा जब चले तो एक लय बन गया, इसी को क्या कहते हैं? साघोष। ग घ अंगा क्या हो जाएगा? साघोष, और आपका क ख क्या हो जाएगा? आघोष। यानी जब स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न ना हो वह आघोष होता है, जब स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो जाए वह साघोष होता है। ठीक, और अल्पराड़ किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों को उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उसे अल्पराड़ कहते हैं। जैसे क लिखते हैं ना, तो क का क्या होता है? के होता है। ठीक, लेकिन जब ख लिखते हैं तो के ख का क्या होता है? के और यच होता है। तो इसी प्रकार अल्पराड़ क्या होगा? जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय मुख से अधिक वायु निकले उसे महाप्राण कहते हैं, और जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय मुख से कम वायु निकले उसे अल्पराण कहते हैं। जैसे अब कंठ है, कंठ वर्ग के अंतर्गत कंठ में क ख ग घ अंग आते हैं, तो क और ख क्या है? आघोष हैं। किसी भी वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन आघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन क्या होता है? साघोष होता है। और किसी भी वर्ग का पहला तीसरा पांचवा व्यंजन क्या होता है? अल्पराण होता है। किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या होता है? महाप्राण होता है। ठीक, तो इस प्रकार इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग जान लेंगे कौन सा अल्पराण है, कौन सा महाप्राण है। ठीक, घोषत्व के एक मिनट, घोषत्व के आधार पर स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। आघोष क्या है? हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन। जैसे क वर्ग का क ख, ट वर्ग का ट ठ, क और ख, ट वर्ग का ट और ठ, ड वर्ग का ड और ढ। तो इसी प्रकार और साघोष क्या होता है? साघोष को घोष भी कहते हैं। हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन, जैसे क ख को छोड़कर ग घ अंगा। ठीक, प्राणत्व के आधार पर यहाँ प्राण का अर्थ हवा से है। अल्पराण होता है पहला तीसरा पांचवा व्यंजन अल्पराण होता है। महाप्राण दूसरा और चौथा व्यंजन। तो अल्पराण कहते किसे हैं? जिसके उच्चारण में कम वायु निकले। महाप्राण जिसके उच्चारण में अधिक वायु निकले। अंतस्थ व्यंजन कहते किसे हैं? जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों एवं व्यंजनों के
बीच हो, ठीक, उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन है आपका य, र, ल, व। यह तालव्य तालु से, व वत्स दंतमूल मसूड़ा, ल वत्स दंतमूल मसूड़ा, व दंतोष्ठ दंत प्लस ओष्ठ। य र ल व, जैसे एक ताल में एक लय में कहते हैं या र ल व, या र ल व, तो ये क्या हो गया? सा घोष हो गया। और या र ल व में बोलते समय कम वायु निकला तो यानी अल्पप्राण हो गया, ठीक। य और व को अर्ध स्वर भी बोलते हैं, और र को लुंठित बोलते हैं, और ल को पार्श्विक बोलते हैं। अगला है ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख में वायु किसी स्थान विशेष पर घर्षण अथवा रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा अथवा गर्मी पैदा करे। स, ख, स, ह। स क्या है? तालव्य ताल। ख क्या है? मूर्धन मूर्धा। और दंती स वत्स्य है, दंतमूल मसूड़ा। ह क्या है? स्वर यंत्री काकल वर्ष, ठीक। तो स, ख, स, ये तीन स, ख, स क्या है? आघोष है, क्योंकि इसमें लय नहीं बन रहा ना। स, ख, स धीरे धीरे चल रहे हैं तो स आघोष है। क्या है? आघोष है। और स, ख, स को बोलने में अधिक वायु निर्गमन हो रहा है तो महाप्राण है। और ह क्या है? आपका साघोष है। ह क्या है? साघोष है और महाप्राण है। बहुत बार पूछता है एग्जाम में, ह क्या है? साघोष और महाप्राण, ठीक। तो ह क्या है? साघोष और महाप्राण। चलिए अगला देखते हैं। उच्छिप्त व्यंजन। तो ड और ढ को क्या बोला जाता है? द्विगुण व्यंजन है, इन्हीं को क्या बोला जाता है? उच्छिप्त बोला जाता है। ड और ढ मूर्धन्य है, दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। और ड क्या है? साघोष है। ढ भी क्या है? साघोष है। ड अल्पप्राण है, ढ क्या है? महाप्राण है। तो उसको हम ग्राफ में देख लिए थे, ठीक। आगत किससे कहते हैं? ज और फ को आगत कहते हैं। जैसे ज लिख के नीचे बिंदी दे दिया जाए, फ लिख के नीचे बिंदी दे दिया जाए, तो ये क्या है? आगत। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अयोग वाह किसे कहते हैं? तो अनुसर्ग और विसर्ग को अयोग वाह कहते हैं। अनुसर्ग और विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोग वाह। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी बजा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।